हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीएस क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज देखेंगे हम प्रश्नावली 5.4। हम समांतर श्रेणी कर रहे थे और समांतर श्रेणी की ये लास्ट और आखिरी प्रश्नावली बची हुई है, प्रश्नावली 5.4, और इस प्रश्नावली का नाम है ऐच्छिक। ठीक है, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 5.4 का ऐच्छिक। ठीक है, ऐच्छिक से करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है एपी यानी कोई समांतर श्रेणी ये दी गई है, यानी एपी 121, 117, 113 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा, और संकेत में बताया गया है यानी कि जो an होगा वो आपका 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा होगा इसका मतलब क्या है, वो पद किस में होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू 0 से छोटी तभी हो सकती है जब वो ऋणात्मक हो। ठीक है, के लिए n ज्ञात कीजिए। ओके, तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, करेंगे स्टूडेंट इसको। तो क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ उतारा हुआ है। एपी ये है, श्रेणी का पद पहला कौन सा, 121, 117, 113 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। ठीक है, सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। तो करेंगे क्वेश्चन को। दी गई समांतर श्रेणी, सबसे पहले लिखेंगे हल में लिखेंगे दी गई समांतर श्रेणी। दी गई समांतर श्रेणी, और दी गई समांतर श्रेणी क्या है हमारे पास, 121, 117, 113, ऐसे डॉट डॉट करके हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है। ठीक है, जिसका अगर हम प्रथम पद देखें, जिसका प्रथम पद क्या होगा, a बराबर 121, a बराबर 121, तो d का वैल्यू अगर हम सार्वंतर निकालें, सार्वंतर क्या होगा, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि d बराबर हो जाएगा 117 माइनस 121, यानी कि कितने बचेंगे स्टूडेंट, माइनस के 4। d की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर यहाँ पे, d बराबर हो जाएगा माइनस के 4। a की वैल्यू 121, d बराबर माइनस के 4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, माइनस के 4 अर्थात क्या है, ऋणात्मक मान 0 से छोटे होते हैं, ये तो आपको सभी को पता है। यानी क्या है, ऋणात्मक मान है, ये ऋणात्मक मान क्या होते हैं, 0 से छोटे होते हैं। ठीक है, यहां लिख देंगे ऋणात्मक मान ऋणात्मक मान 0 से छोटे होते हैं, 0 से छोटे होते हैं। ठीक है, ऋणात्मक मान क्या होते हैं तुम्हारे, 0 से छोटे होते हैं, अर्थात जैसे an उसमें संकेत में दिया था an छोटा होगा 0 से। ठीक है, an छोटा होगा 0 से, होगा कि नहीं होगा, यानी कि जो an होगा वो क्या होगा, छोटा होगा 0 से। यानी किस प्रकार बनेगा ये, a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d। ठीक है, इंटू में d, और क्या होगा इक्वल, छोटा क्या होगा ये, इससे भी बड़ा क्या आएगा, 0। ठीक है, क्योंकि an की वैल्यू यही तो होती है, an बराबर होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an क्या है, छोटा दे रखा है इसने संकेत में। ठीक है, an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और 0 क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को करेंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम, या 121 a की वैल्यू क्या है, 121 प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, और इंटू में डी क्या है, माइनस के 4, क्या है 0। तो यहाँ इसको अगर करेंगे स्टूडेंट, तो किस प्रकार कर सकते हैं हम, तो ये जो 4 है ना, इसको करेंगे 121 प्लस इसका मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो माइनस के 4n और प्लस के 4 और 0। ठीक है,
यहाँ कितना आ जाएगा 121, यहाँ प्लस है, यहाँ कितना बचेगा फिर माइनस का बचेगा 4n और प्लस के 4, बड़ा क्या है इससे 0, ठीक है। तो यहाँ अगर आप इसको करोगे 121 ये है प्लस का और 4 ये है प्लस का, 121 और 4 कितना हो जाएगा 125, माइनस के 4n और क्या है 0, ठीक है। तो यहाँ अगर आपका वैल्यू अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस के 4n यानी कि बड़ा, यानी कि माइनस के क्या आ जाएगा यहाँ पे 125, ठीक है, 125 आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर आप n की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो n बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 125/4, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा यानी प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जो n की वैल्यू अपनी आएगी वो क्या आएगी, अगर इसमें आप भाग दोगे इसका तो किस में आएगा ये आएगा 4×12 बचा कितना 31.25, यानी n की वैल्यू क्या है ये है 31.25, क्या है 31.25। अतः लिखेंगे यहाँ, इसलिए n का मान 31.25 से अधिक ही होना चाहिए। n का मान क्या है, n का मान 31.25 से अधिक ही होना चाहिए, ठीक है, अधिक ही होना चाहिए। अतः 32वें पद का मान ऋणात्मक होगा, लिखेंगे यहाँ लिख देता हूं मैं, अतः 32वें पद का मान ऋणात्मक होगा, अतः 32वें पद का मान ऋणात्मक होगा। यही तो पूछा गया था क्वेश्चन में, कौन सा पद ऋणात्मक होगा, ठीक है, कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक हो जाएगा, तो कौन सा पद होगा 32वां। एक बार और देख लीजिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को। आई होप स्टूडेंट आप समझ पा रहे होंगे। तो करेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में लिखा है किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है ये भी स्टूडेंट, इसको भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और सातवें पदों का योग, ठीक है। तो हल में लिखेंगे, हम हल करेंगे। हल में क्या करेंगे, मान लीजिए किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए तथा सारवंतर डी है। माना किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए तथा सार्वंतर डी है। कोई दिक्कत, माना किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए और सार्वंतर डी है, ठीक है। मान लिया हो तो, चलो हो तो क्या करेंगे, तब श्रेणी का तीसरा पद, श्रेणी का तीसरा पद, तो श्रेणी का तीसरा पद क्या होता है A3, वो पुराना आ गया अपना फॉर्मूला A3, यानी कि क्या करेंगे इसको a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन, और एन कितना है तीसरा पद है तो 3, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू में डी। तो यहाँ से ये क्या निकल के आ जाएगा
ए प्लस के 2d, यही तो होता है हमारा तीसरा पद ए प्लस के 2d। ओके ओके स्टूडेंट, क्या हो जाएगा यहाँ ए प्लस के 2d, ठीक है, ए प्लस के 2d, यानी कि तीसरा पद है ये। अगर तीसरा पद ये है तो श्रेणी का सातवां पद क्या होगा? श्रेणी का करेंगे सातवां पद, श्रेणी का सातवां पद, जहाँ नहीं लगाएंगे सातवां पद, श्रेणी का सातवां पद क्या होगा? यानी A7 और A प्लस n माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा A प्लस के 6d। कोई दिक्कत? A प्लस के 6d हो जाएगा। तब प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो बोला गया प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार श्रेणी के तीसरे पद तथा सातवें पद का योग कितना बताया था उसने? 6 बताया था कि नहीं बताया था? श्रेणी के तीसरे तथा सातवां पद का योग कितना बताया था? 6 बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है, यानी श्रेणी के तीसरे और सातवें पद का योग कितना है? 6 है। तो श्रेणी का तीसरा पद क्या है? a प्लस के 2d प्लस में a प्लस के 6d बराबर 6, ठीक है, ये बताया था। तो यहाँ से एक ये है यानी 2a और 2a प्लस के 2d ये रहा, 6d ये रहा, 8d बराबर 6। 8d बराबर 6 स्टूडेंट। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बचेगा? a प्लस के 4d बराबर 6। तो इस 2 को मैं इधर लेके जाऊँगा, a प्लस के 4d बराबर 6/2, यानी कि 3 बार जाएगा। a प्लस के 4d बराबर 3, और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे? उस श्रेणी के तीसरे तथा सातवें पद का गुणनफल हमें कितना दिया था? श्रेणी के, अब करेंगे श्रेणी के तीसरे तथा सातवां पद का गुणनफल, गुणनफल हमें कितना दिया था स्टूडेंट? 8 दिया था गुणनफल। ये गुणनफल है। गुणनफल कितना दिया था? तीसरे और सातवें का 8 दिया था। तो दोनों का गुणनफल करेंगे अगर हम, a प्लस के 2d इंटू में a प्लस के, यहाँ कितना हो जाएगा? 6d बराबर कितना है? 8, ठीक है, बराबर कितना है स्टूडेंट? 8 है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ इससे करेंगे तो a² प्लस के 6da, यहाँ अगर करेंगे प्लस के 6ad, ठीक है, फिर प्लस के करेंगे 2ad प्लस के, ये कितना हो जाएगा? यहाँ 6 दूना 12d², ठीक है, बराबर 8। तो ये कितना है? a² हो जाएगा यहाँ पे, और 6da, ठीक है, और यहाँ 12d²। तो इसे क्या कर सकते हैं अब हम? तो इसका क्या करेंगे स्टूडेंट? यानी कि 6ad और 2ad 8ad, a² प्लस के 8ad प्लस के 12d², ठीक है, बराबर 8, ठीक है। दूसरा पेज लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ अब क्या करेंगे इसका? यानी इसे मान लेते हैं, चलो क्या था हमारा? a² प्लस के 8ad प्लस के 12d² बराबर क्या है? 8। अब क्या करेंगे? इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब क्या करें? समीकरण 1 का वर्ग करने पर लिखेंगे, समीकरण 1
का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग करने पर, तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण जो 1 है हमारे पास, तो समीकरण 1 क्या है भैया हमारे पास? समीकरण 1 है हमारे पास a प्लस के 4d बराबर 3, ये समीकरण अपने पास, ठीक है। और इसका वर्ग करने पर, तो इसका वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी यहाँ कितना हो जाएगा, और बी स्क्वायर इसका करेंगे 4d का वर्ग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2a इंटू बी कितना है 4d बराबर ये कितना हो जाएगा 9। यहाँ से निकालेंगे a स्क्वायर प्लस के 16d स्क्वायर प्लस के यहाँ कितना हो 4 दूना 8 ad बराबर 9, ठीक है। ये समीकरण क्या है, और इसे मान लेते हैं अब हम समीकरण नंबर 3, मान लें इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। ये समीकरण नंबर 3 है। अब करेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाना, यानी a स्क्वायर प्लस के यहाँ लिखेंगे प्लस के और 16d स्क्वायर प्लस के 8ad बराबर 9। और दूसरा समीकरण क्या है अपने के पास, a स्क्वायर प्लस के 12d स्क्वायर और प्लस के 8ad बराबर 8, ठीक है। ये अपन के पास क्या है, समीकरण नंबर तीसरा ये है, समीकरण नंबर दूसरा ये है। तो दोनों समीकरण को घटाने पर, तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से प्लस ये कैंसिल, ये माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, प्लस के 16 में से अगर ये 12 जाएंगे तो प्लस के 4d स्क्वायर बराबर ये 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर हमें यहाँ से मान निकालना है, d का मान यहाँ से निकल के आएगा, तो यहाँ से अगर d का वैल्यू निकालेंगे हम, तो d बराबर d स्क्वायर है, d स्क्वायर बराबर 1/4, ठीक है। d स्क्वायर बराबर 1/4, ओके। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें स्टूडेंट, तो ये क्या है, वर्ग में है, अगर इधर से वर्ग हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, यानी कि d बराबर अंडर रूट में 1/4। अब जब इसको यहाँ से बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि d बराबर प्लस माइनस के 1/2, यानी d की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस के 1/2। अब क्या करें, d का मान समीकरण 1 में क्रमशः रखने पर, ठीक है, क्योंकि चिन्ह लेने पर अब ये रखा जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे d बराबर क्या है, प्लस माइनस के 1/2 को समीकरण 1 में 1/2 प्लस माइनस की को समीकरण 1 में क्रमशः रखने पर, ठीक है। तो चिन्ह अगर प्लस का चिन्ह लें हम, अब पहले क्या लेते हैं, पहले लेते हैं प्लस का चिन्ह ले लेते हैं, ठीक है। चिन्ह लेने पर, चिन्ह लेने पर प्लस का चिन्ह लेने पर, ठीक है। जब प्लस का चिन्ह अगर हम लेंगे तो क्या होता है, हमारा a प्लस क्या हो जाएगा, a प्लस 4 और इंटू में 1/2 बराबर कितना है 3 के। जो समीकरण 1 में रखोगे तो प्लस का चिन्ह लोगे तो a प्लस d की वैल्यू क्या है 4 इंटू में 1/2 प्लस लेने पर बराबर कितना था 3, ठीक है। तब इसको यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ कितना जाएगा, 2 से कितनी बारी जाएगा, ये 2 बारी जाएगा,
ए प्लस के 2 बराबर 3, ये प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, यानी ए बराबर 3 माइनस के 2, यानी कि ए की वैल्यू क्या ही निकल गई 1। ए की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी 1 मिलेगी। ठीक है, अब क्या करेंगे माइनस का चिन्ह लेने पर अगर करें माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस का चिन्ह लेके अगर हम इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना ए, क्योंकि ये माइनस का 1/2 तो यहाँ माइनस हो जाएगा 4 × 1/2 बराबर 3। ठीक है, तो यहाँ 2 से 2 बार ही जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा ए माइनस के 2 बराबर 3। यहाँ से अगर ए की वैल्यू निकालोगे तो ये माइनस के उधर जाके प्लस का हो जाएगा 3 + के 2, यानी कि ए बराबर जो मिलेगा आपको वो कितना मिलेगा 5। ठीक है, यहाँ से ए बराबर कितना मिलेगा आपको 5 मिला। अब क्या करेंगे, अतः ए के मान 1 या 5 तथा डी के मान 1/2 या माइनस के 1/2 होंगे। क्या लिखेंगे, अतः ए के मान 1 या 5 होगा, 1 या 5 होगा। अतः ए का मान 1 या 5 होगा तथा डी का मान प्लस के 1/2 या माइनस के 1/2 होगा। ओके, यहां तक हो जाएगा क्वेश्चन। अब क्या करें, जब ए का मान 1 तथा डी का मान 1/2 हो तो, ठीक है, लिखेंगे जब ए का मान 1 तथा डी का मान 1/2 हो तो, अब किस प्रकार करेंगे इसे, प्रथम 16 पदों का योग, प्रथम 16 पदों का योग निकालेंगे। तो प्रथम 16 पदों का योग निकालेंगे तो Sn बराबर है, S16 बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, n/2 यानी कि 16/2, 2a, 2 और a की वैल्यू क्या है 1 है, प्लस n-1 यानी कि 16 - 1 और इनटू में d, यानी d की वैल्यू क्या लेनी है हमें 1/2। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो ये कितनी बारी जाएगा, इससे 8 बारी जाएगा, यानी 8 और यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना बचेगा प्लस का 15 और इनटू में 1/2। ठीक है, इतना बचेगा। तो यहाँ से अगर ये इतना बचेगा 1/2, ठीक है, तो आप इससे क्या कर सकते हो, अगर इसका मान मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 दूना 16, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो 8 दूना 16 प्लस 15 × 120 बट्टे में 1/2, 2 से कितनी बार जाएगा 60 बार, तो 16 + के 60, 16 + के 60 कितना हो जाएगा 76। ठीक है, 16 + के 60 क्या हो जाएगा, एक तो हो गया 76 ही। अब क्या करेंगे, अब ए का मान 5 तथा डी का मान माइनस के 1/2 लेने पर, क्योंकि हमारे पास 2 मान है, ए के भी 2 मान है और डी का भी 2 ही मान है, तो दोनों मान निकालने पड़ेंगे। अब क्या करेंगे, ए बराबर 5 तथा डी बराबर माइनस के 1/2 लेने पर। ठीक है, अब इससे करेंगे स्टूडेंट, तो इससे क्या करेंगे, प्रथम 16 पदों का योग, वही 16 पदों का योग, यानी S16 बराबर n/2, n कितना है 16/2 और यहाँ कितना 2a यानी कि 2 × 5 प्लस n-1 यानी कि 16 - 1 और इनटू में d यानी कि माइनस के 1/2। ठीक है, इसको भी सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितनी बारी जाएगा 8 बार, तो 8
5 दूना 10 प्लस 15 और यहाँ है माइनस के 1/2। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको हम आगे करें तो 8 और यहाँ कितना हो जाएगा 10, यानी कि इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम स्टूडेंट इसमें तो यहाँ भी माइनस का हो जाए, माइनस का 15/2। कोई दिक्कत? अब 8 का अगर मल्टीप्लाई हम इसमें करें तो 80, तो यहाँ करेंगे अंदर कितना हो जाएगा 80 प्लस के 15 120, माइनस का है स्टूडेंट 15 120 अपॉन में 2, तो 2 से कितनी बारी जाएगा 60 बारी जाएगा, 60 बारी जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 80 माइनस के 60 यानी कि 20। ठीक है, यानी कि क्या होगा अपना आंसर अगर हम लिखेंगे, अतः 16 पदों का योग लिखेंगे, अतः 16 पदों का योग 76 या 20 होगा, क्योंकि दो ही तो आंसर आए हैं हमारे पास, 76 या 20, 76 या 20 होगा। आई होप स्टूडेंट आप समझ पा रहे होंगे। अब देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर, एक सीढ़ी है उसके डंडे क्रमागत परस्पर 25 सेमी की दूरी पर हैं। उसके जो डंडे हैं वो क्रमागत सीढ़ी के डंडे कितनी दूरी पर हैं? 25 सेमी की दूरी पर हैं। देखिए आकृति 5.7 में, यानी कि ये जो सीढ़ी बनी हुई है इसकी बात चल रही है। ठीक है, डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेमी है और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेमी है। यदि ऊपर और निचले डंडे के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी 2 सही 1/2 मीटर है, तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी? क्या है? तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी? ओके, और डंडों की आपको संख्या दे रखी है इस प्रकार, देखो इस संकेत में बोला गया है। ठीक है, करेंगे, ये भी मजेदार क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसे भी करेंगे मजेदार इसे। तो यहां करेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपको बता ही दिया, एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेमी की दूरी पर है। तो सबसे पहले निकालेंगे इसका हल। अगर मैं इसका अगर चित्र बनाना चाहूँ तो सीढ़ी कैसे है आपकी, देखो इस प्रकार है, यहाँ से देखेंगे, चलो जैसे इस प्रकार निकाला। ठीक है, इस प्रकार है। इसकी जो लंबाई वो कितनी है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो ऊपर वाली जो सीढ़ी है ये मान लो इसको, इस ऊपर वाली सीढ़ी की लंबाई है 25 सेमी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, निचले और ऊपरले डंडे के बीच की दूरी, यानी यहाँ से और यहाँ तक के जो बीच की दूरी अगर हम निकालें, यहाँ तक के बीच की दूरी, ये जो दूरी है ये कितनी है दूरी 2 सही 1/2 मीटर। कोई दिक्कत? 2 सही 1/2 मीटर। ठीक है, और क्या बोला गया कि प्रत्येक खंबे के जो क्या है परस्पर 25 सेमी दूरी पर स्थित हैं। 25 सेमी पर स्थित हैं। मान लो अगर एक खंबा ये है, दूसरा मान लो ये है, जिसकी जो ये जो दूरी है ना, ये वाली जो दूरी है ये क्या है 25 सेमी। ठीक है, अब देखो करेंगे कुल क्षैतिज दूरी अगर हम देखें तो हल में लिखेंगे कुल क्षैतिज दूरी, कुल क्षैतिज दूरी, तो कुल क्षैतिज दूरी कितनी है, यानी कि 2 सही 1/2 मीटर।
कोई दिक्कत। इसको और भी सरल करेंगे, 2 दूना 4 और 5/2 मीटर। लेकिन हमें तो सारा काम सेंटीमीटर में करना है क्योंकि सेंटीमीटर में दिया गया ऑलरेडी, राइट। तो इसको अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, यानी कि ये क्या है 5/2 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इसका क्या करेंगे 2 से कितनी बार जाएगा 5 बार 5 25, यानी कि 250 सेमी। टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 250 सेमी, 250 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है 2 डंडों के बीच की दूरी कितनी है 25 सेमी। 2 डंडों के बीच की दूरी अगर हम निकालें 2 डंडों के बीच की दूरी, 2 डंडों के बीच की दूरी, तो 2 डंडों के बीच की दूरी कितनी है 25 सेमी, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना है ना 25 सेंटीमीटर है। अब क्या करेंगे सीढ़ी में कुल डंडे, आपको संकेत में क्या दिया गया था, संकेत जो आपको दिया गया था सीढ़ी में कुल डंडे, देखो संकेत में हमें ये दिया गया था, ये रहा डंडों की संख्या। सीढ़ी में कुल डंडे कितने हैं 250/25 प्लस के 1, ठीक है। ये संकेत था अपना, कुल डंडे सीढ़ी में कुल डंडे लिखेंगे, सीढ़ी में कुल डंडे, सीढ़ी में कुल डंडे कितने हैं 250/25 प्लस के 1। जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बारी जाएगा 25 एक बारी, यानी कि 10 हो जाएगा। 10 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 11, यानी कि सीढ़ी में कुल कितने डंडे हैं 11। प्रथम डंडे की लंबाई कितनी है 25 सेमी। प्रथम डंडे की लंबाई यानी कि A बराबर क्या है 25 सेमी, ठीक है 25 सेंटीमीटर। अंतिम डंडे की लंबाई 45, यानी कि अंतिम क्या मान सकता हूं मैं L मान लूं, अंतिम डंडे की लंबाई। अंतिम डंडे की लंबाई अगर मैं मानूं L बराबर कितना है 45 सेमी। कोई दिक्कत यहां तक किसी को। अंतिम डंडे की लंबाई ये हो गई, ठीक है। तो 10 डंडों के लिए प्रयुक्त की गई लकड़ी का कुल माप अगर निकालें, 10 डंडों के लिए, 10 डंडों के लिए प्रयुक्त की गई लकड़ी, की गई लकड़ी, प्रयुक्त की गई लकड़ी की कुल माप, कुल माप, तो कुल माप कितनी होगी इसकी n/2 A + के L, n/2 और A + के L से निकाल लेंगे। n/2 यानी n कितना है 11, ठीक है 11 तो डंडे हैं n/2 और A + के L, L कितना है 25। ओके स्टूडेंट A और यहाँ कितना है 25, A + के L और 45, ठीक है। तो यहाँ अगर ये कितना हो जाएगा 45 और 25 कितना हो जाएगा 70, यानी कि 11 × 2 और यहाँ कितना हो जाएगा 70। 2 से कितनी बारी जाएगा 35 बारी, यानी 11 × 35। क्या करेंगे यहाँ पे 11 × 35 करेंगे, 11 × 35 तो कितना निकल के आ जाएगा अपना 385, 385 सेमी। ओके 385 सेमी हो जाएगा। अतः लिख सकते हैं अतः डंडों को बनाने के लिए 385 सेमी लकड़ी की आवश्यकता होगी। अतः डंडों को बनाने के लिए
385 सेमी यानी कि सेंटीमीटर लकड़ी की आवश्यकता होगी। लकड़ी की आवश्यकता होगी। आई होप स्टूडेंट आप समझ पा रहे हो।